नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार करंट अर्धवार्षिकी 2023 के नए संस्करण के अंतर्गत आज की क्लास में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ साथ आर्थिक घटनाक्रम से संबंधित वन लाइनर पार्ट को कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि परमाणु ऊर्जा से संचालित किया जाने वाला दुनिया का पहला क्रूज जिसे 2025 तक समुद्र में उतारा जाएगा, क्या नाम है? तो याद रखिएगा, उसका नाम है अर्थ 300। यानी अर्थ 300 दुनिया का वो पहला क्रूज होगा जो परमाणु ऊर्जा से संचालित किया जाएगा और इसे 2025 तक समुद्र में उतारा जाएगा। किसे? अर्थ 300 को। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिसंबर 2023 में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप JN1 के तेजी से फैलने के कारण इसे क्या नाम दिया है? तो याद रखिएगा, इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नाम दिया गया है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, और ये किसने दिया है? WHO ने। तो याद रखिएगा, WHO ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप JN1 के तेजी से फैलने के कारण इसे नाम दिया है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 से हवाई यात्रियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, उस देश का नाम है डेनमार्क। यानी डेनमार्क 2025 से हवाई यात्रियों पर कौन सा टैक्स इंपोज करेगी? ग्रीन टैक्स लगाएगी। कौन? डेनमार्क की सरकार। क्लियर है? कब से लगेगा? 2025 से। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में अमेरिका ने लाल सागर में होतू विद्रोही या हूती विद्रोही इनके आतंक को कम करने के लिए किस वैश्विक संगठन की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा, उस वैश्विक संगठन का नाम है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। क्या नाम है? ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। यानी अमेरिका ने एक वैश्विक संगठन की शुरुआत की है जिसका नाम है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। और ये किस लिए शुरू किया गया है? तो लाल सागर में होतू विद्रोही या हूती विद्रोहियों के आतंक को कम करने के लिए। क्लियर है? देखिए, यहां पर लाल सागर का जिक्र हुआ है। आपसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में लाल सागर से संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे एक सीधा प्रश्न बन सकता है कि लाल सागर से सीमा बनाने वाले देश कौन से हैं, या 4 देशों के नाम दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर से सीमा नहीं बनाता है। तो याद रखिएगा, मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूं कि लाल सागर से सीमा बनाने वाले 6 देश हैं। इसमें जिबूती शामिल है, इरिट्रिया है, तीसरा सऊदी अरब है, चौथा सूडान है, पांचवां मिस्र है और छठवां यमन है। ये 6 देश ऐसे हैं जो लाल सागर से सीमा बनाते हैं। जिबूती, इरिट्रिया, सूडान, सऊदी अरब, मिस्र और यमन। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, और यहां पर एक बात और ध्यान रखिए, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन से संबंधित कि जो अमेरिका ने इस ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन नामक वैश्विक संगठन की शुरुआत की है, इसमें शामिल 10 देश कौन से हैं? तो याद रखिएगा, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन में शामिल 10 देश, इसमें बहरीन है, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स, स्पेन, यूके और अमेरिका इसमें शामिल है। क्लियर है? तो इन 10 देशों के नाम भी आप ध्यान में रखेंगे जो कि ऑपरेशनल प्रॉस्पेरिटी गार्जियन नामक इस वैश्विक संगठन में शामिल है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चीन के उत्तर पश्चिम का वह प्रांत जहां पर दिसंबर 2023 में आए 6.2 तीव्रता के भूकंप से सैकड़ों लोगों की मौत हुई, उस प्रांत का नाम क्या है? तो याद रखेंगे, उस प्रांत का नाम है गांसू प्रांत। क्या नाम है? गांसू प्रांत। तो याद रखेंगे, ये गांसू प्रांत कहां पर है? तो चीन के उत्तर पश्चिम में ये गांसू प्रांत है जहां पर दिसंबर 2023 में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अमेरिका स्थित कोलोराडो प्रांत के सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 को अमेरिकी संविधान की विद्रोही संबंधी धारा के अंतर्गत किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है? तो याद रखेंगे, रिपब्लिकन पार्टी के नेता पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोलोराडो प्रांत के सुप्रीम कोर्ट ने इनको चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है। क्लियर है? तो याद रखेंगे इस बात को। और डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के हैं? रिपब्लिकन पार्टी के। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। और यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब राष्ट्रपति के पद के किसी उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए 14वें संशोधन की धारा 3 का प्रयोग किया गया। क्लियर? यानी 14वें संशोधन की धारा 3 का प्रयोग करते हुए रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप, जो कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उनको चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया गया। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में इंटरपोल द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो याद रखिएगा, इंटरपोल के द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम क्या है? ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स सेकंड। क्या नाम है?
ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स सेकंड। तो दो बातें याद रखनी है आपको यहाँ पर। सबसे पहली बात यह है कि जो ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर सेकंड है ये किसके द्वारा चलाया गया, तो आपका जवाब होगा इंटरपोल के द्वारा। और दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर सेकंड का संबंध किस तरह के ऑपरेशन से है, तो याद रखेंगे ये मानव तस्करी के विरुद्ध चलाया गया ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर सेकंड। किसके द्वारा चलाया गया, इंटरपोल। अब देखिए इंटरपोल के संदर्भ में एक फैक्ट और याद रखिएगा, अभी हाल ही में 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन हुआ है। 91वीं यानी 91, 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ हुआ, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपका जवाब होगा वियना ऑस्ट्रिया में 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया। क्लियर है। दूसरी बात कि इसमें भारत की तरफ से जो प्रतिनिधि भाग लिए वो सीबीआई और एनआईए के इसमें ऑफिसर शामिल थे। अगर मैं इंटरपोल की बात कर लूं तो इंटरपोल का अगर मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होगा लियोन, फ्रांस में। कहां पर, लियोन, फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय है। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई। इसमें अगर सदस्य देशों की बात करें तो इंटरपोल में 195 सदस्य देश हैं। और याद रखिएगा भारत 1956 में इसका सदस्य बना था। किसका, इंटरपोल का। कब बना था, 1956 में। और अगर पूछा जाए कि ये इंटरपोल किस प्रकार का संगठन है तो आपका जवाब होगा ये अंतर सरकारी संगठन है। क्लियर है। तो इतनी बात आप इंटरपोल से संबंधित और उसके द्वारा चलाए गए ऑपरेशन और इसके 91वीं इंटरपोल महासभा के संदर्भ में बातें याद रखेंगे। अगला प्रश्न चलिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला के संचालन के साथ भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है, तो वो किसने की है, चीन ने। क्लियर है। तो याद रखेंगे चीन ने दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला के संचालन के साथ भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। किसने, चीन ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह देश जिसने हाल ही में भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है, तो याद रखिएगा उस देश का नाम है ईरान। तो याद रखेंगे ईरान ने भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया। किसने, ईरान ने। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मालदीव सरकार ने 8 जून 2019 को भारत के साथ हुए किस समझौते को दिसंबर 2023 में रद्द करने की घोषणा की है, तो याद रखेंगे उस समझौते का नाम है हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता। क्या नाम है समझौते का, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता। यहां पर दो बातें आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखनी होगी। या पहली बात क्या कि जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता था ये किन दो देशों के बीच हुआ था, तो मालदीव सरकार और भारत के साथ ये समझौता हुआ था। और ये जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता हुआ मालदीव सरकार और भारत सरकार के बीच, ये कब हुआ था, तो याद रखेंगे 8 जून 2019 को। कब हुआ था, 8 जून 2019 को। और दिसंबर 2023 में मालदीव सरकार ने इस समझौते को रद्द करने की घोषणा की है। क्लियर है। क्या नाम है समझौते का, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता, मालदीव सरकार ने। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP29 की मेजबानी 2024 में कौन सा देश करेगा, तो याद रखिएगा COP29 जो कि एक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, इसकी मेजबानी 2024 में अजरबैजान द्वारा की जाएगी। कौन करेगा, अजरबैजान के द्वारा की जाएगी। देखिए COP28 के संदर्भ में आप पूर्व में पढ़ चुके हैं कि COP28 का जो आयोजन है वो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में संपन्न हुआ, जिसमें 197 देशों के प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया। अगर हम बात कर लें COP29 की तो ये अजरबैजान में होगा 2024 में। अगर हम इसके बैकग्राउंड को देख लें जरा, तो COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्लियर है। और याद रखिएगा ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है यानी COP है, ये UNFCCC के ढांचे के अंतर्गत होने वाला सम्मेलन है। ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं UNFCCC तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसकी स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा UNFCCC को 1992 में स्थापित बहुराष्ट्रीय संधि के तहत इसे गठित किया गया। अगर हम बात करें UNFCCC का मुख्यालय कहां पर है, तो याद रखिएगा वॉन, जर्मनी में। कहां पर, वॉन, जर्मनी में UNFCCC का मुख्यालय है। क्लियर है। तो इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे UNFCCC और इस ढांचे के अंतर्गत होने वाले सम्मेलन COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के संदर्भ में। अगर मान लीजिए आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि पहला COP का आयोजन कहां हुआ था, तो याद रखेंगे 1995 में बर्लिन, जर्मनी में पहले COP का आयोजन किया गया था। 2002 में COP 8 जो हुआ था वो भारत की अध्यक्षता में हुआ था। इस बात को भी आप यहीं पर ध्यान में रखिएगा। तो इतनी सारी बातें जो हैं आपको ध्यान में रखनी होगी। अगली बात देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 के बुकर पुरस्कार के निर्णायक मंडल में शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा
कि उस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार का नाम है नितिन साहनी। ठीक है, तो याद रखेंगे नितिन साहनी जो हैं ये ब्रिटिश भारतीय संगीतकार हैं जिनको 2024 के बुकर पुरस्कार के निर्णायक मंडल में शामिल किया गया है। क्या नाम है इनका? नितिन साहनी। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में किस देश में आए चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए? तो याद रखिएगा ये जो चक्रवात जैस्पर है ये ऑस्ट्रेलिया में आया था और इससे हजारों लोग प्रभावित हुए थे। याद रखिएगा ये जो चक्रवात जैस्पर है ये उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में आया था। ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और यही अगर मैं इसको ज्योग्राफी से कोरिलेट करूं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से, तो आप सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसको विली विली कहा जाता है। क्लियर है? तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे और जैस्पर चक्रवात को आप किससे कोरिलेट कर देंगे? ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो याद रखिएगा अर्जेंटीना। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में संयुक्त राष्ट्र का जो शांति मिशन है जिसका नाम क्या है? मिनुस्मा, इसे 10 वर्ष बाद समाप्त घोषित किया गया है। तो उस अफ्रीकी देश का नाम है माली। तो याद रखेंगे माली जो कि अफ्रीकी देश है, यहां पर संयुक्त राष्ट्र का जो शांति मिशन था जिसका नाम था मिनुस्मा, उसको 10 वर्ष बाद समाप्त घोषित किया गया है। क्या नाम है उस अफ्रीकी देश का? माली। क्लियर है? और याद रखेंगे ये जो शांति मिशन स्टैब्लिश हुआ था मिनुस्मा माली में, इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। क्लियर है? और 10 वर्ष बाद इसे समाप्त घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट जूके सेकंड द्वारा उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है? तो याद रखिएगा उस देश का नाम है चीन। यानी चीन ने दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट जिसका नाम क्या है? जूके सेकंड, इसके द्वारा उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। क्लियर है? यानी दो बातें आपको ध्यान रखनी कि जूके सेकंड जो है ये मीथेन द्वारा संचालित रॉकेट है और दुनिया में ऐसा पहली बार चीन ने किया कि किसी मीथेन द्वारा संचालित रॉकेट से उपग्रह को प्रक्षेपित किया है और उस रॉकेट का नाम क्या है? जूके सेकंड। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जुलाई 2023 में मिस्र ने किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाते हुए एक नया स्पेसक्राफ्ट मिस्र सैट सेकंड लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा उस देश का नाम है चीन। यानी जुलाई 2023 में मिस्र ने चीन के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाते हुए एक नया स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है मिस्र सैट 2 इसको लॉन्च किया है। यानी मिस्र सैट 2 मिस्र और चीन के कोलैबोरेशन से इसे लॉन्च किया गया है। क्लियर है? और कब किया गया? जुलाई 2023 में। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना की शुरुआत की है? तो याद रखेंगे दिसंबर 2023 में भारत ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना की शुरुआत की है। तो वन प्रमाणन योजना की शुरुआत किसने की है? भारत ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जो दुबई में COP28 का आयोजन किया गया, इसमें बनी सहमति जिसको कहा गया यूएई आम सहमति, इसमें मुख्य बिंदु क्या था? तो याद रखिएगा दुबई में COP28 के दौरान जो यूएई आम सहमति बनी उसमें जो मुख्य बिंदु था कि 2050 तक जीवाश्म ईंधन से शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। कब तक का टारगेट है? 2050 तक जीवाश्म ईंधन से शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। क्लियर है? अगला देखिए, और अभी आपने COP28 के बारे में ऊपर भी कोरिलेट किया था। क्लियर है? अगला देखिए, अगला पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में सैन फ्रांसिस्को में आयोजित एपेक्स शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या था? तो यहां पर भी आपको दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये पूछी जा सकती है जो इस प्रश्न में ही बन रही है कि एपेक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया था? तो आपका जवाब होगा सैन फ्रांसिस्को में। क्लियर है? तो सैन फ्रांसिस्को में एपेक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ और इसका विषय क्या था? सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना। सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना, इस विषय के साथ एपेक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन सैन फ्रांसिस्को में किया गया। क्लियर है? अब यहां पर एक प्रश्न और बन सकता है इसके स्टैटिक पार्ट से कि ये एपेक कैसा संगठन है? एपेक का फुल फॉर्म क्या है? ये भी पूछा जा सकता है। एपेक का मतलब है APEC। APEC इसका फुल फॉर्म होगा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। याद रखिएगा, अभी आपने ये भी देख लिया कि 2023 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसका सम्मेलन हुआ। यहां पर इस शिखर सम्मेलन से संबंधित एक फैक्ट और पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि गोल्डन गेट घोषणा का संबंध किस शिखर सम्मेलन से है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा एपेक्स शिखर सम्मेलन 2023 गोल्डन गेट घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुआ। क्लियर है? तो गोल्डन गेट घोषणा का संबंध किससे है? एपेक्स शिखर सम्मेलन 2023 जो कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरी बात,
अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि एपेक की स्थापना कब हुई, तो आपका जवाब होगा 1989 में, यानी 1989 में एपेक की स्थापना हुई। और याद रखिएगा, एपेक में भारत सदस्य देश नहीं है इसका, वर्तमान में भारत को इसका पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो एपेक में भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। तो इतनी बातें आप एपेक और एपेक शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में अपने यहां समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा है? तो याद रखिएगा, उस पहले बाल्टिक देश का नाम है एस्टोनिया। क्या नाम है? एस्टोनिया। तो यहां पर दो बातें तो स्पष्ट हो रही हैं कि एस्टोनिया कैसा देश है? बाल्टिक देश है। और दूसरी बात ये कि ये पहला ऐसा बाल्टिक देश है एस्टोनिया जिसने अपने यहाँ पर समलैंगिक विवाह को वैध करने के लिए मंजूरी दे दी। ठीक है, यानी अब उसके यहाँ पर एस्टोनिया में समलैंगिक विवाह को वैध होगा और ऐसा करने वाला ये पहला बाल्टिक देश है। अब देखिए, बाल्टिक देश कहा जा रहा है और यहाँ से वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूर्व में प्रश्न बना भी है। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि बाल्टिक देश कौन से हैं, तो देखिए, बाल्टिक सागर से सीमा बना रहे हैं, इसलिए इनका नाम बाल्टिक देश पड़ गया। क्लियर है? तो जरा समझिए, बाल्टिक देश में यूरोप का उत्तर पूर्वी क्षेत्र आ जाता है, साथ ही साथ बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये भी शामिल होते हैं बाल्टिक देश में। क्लियर है? तो बाल्टिक देश में यूरोप का उत्तर पूर्वी क्षेत्र और बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर जो देश हैं जिसमें एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया है, ये बाल्टिक देश के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया? तो ध्यान रखिएगा कि जो सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया गया वो ओपन आई के संस्थापक सैम ऑल्टमैन को घोषित किया गया। किसको? ओपन आई के संस्थापक सैम ऑल्टमैन को सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया गया। और किस मैगजीन में? तो टाइम मैगजीन में। तो टाइम मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया है ओपन आई के संस्थापक सैम ऑल्टमैन को। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहां खोला गया? तो याद रखिएगा, टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में। कहां पर? टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में, जो कि उत्तरी अमेरिका का ये पहला गांधी संग्रहालय इसे खोला गया महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के अवसर पर। ठीक है, तो याद रखेंगे, 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मनाई गई, पहली बात। और दूसरी बात कि उत्तरी अमेरिका के टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में पहला गांधी संग्रहालय खोला गया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2023 में कहां पर दुनिया का पहला 3D चिड़ियाघर खोला गया? तो याद रखेंगे, दुनिया का पहला 3D चिड़ियाघर ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में खोला गया। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। तो याद रखेंगे, अक्टूबर 2023 में दुनिया का पहला 3D चिड़ियाघर ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में खोला गया। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि 6 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सर्च इंजन कंपनी गूगल ने किस नाम से अपना सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, इसका नाम है जेमिनी। क्या नाम है? जेमिनी। तो ध्यान रखेंगे, जो सर्च इंजन कंपनी है गूगल, ये एक अमेरिकी सर्च इंजन कंपनी है और इसने अपना सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च किया है और उस एआई मॉडल का नाम क्या है? जेमिनी। क्लियर है? तो अगर इस तरह भी प्रश्न पूछ दे कि हाल ही में चर्चा में रहा जेमिनी क्या है, तो याद रखेंगे, ये गूगल का सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा पहली बार किस देश में मंकी पॉक्स रोग के यौन संचरण की पुष्टि की गई है? तो याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहली बार कांगो में मंकी पॉक्स रोग के यौन संचरण की पुष्टि की गई है। कहां पर? कांगो में। क्लियर है? अब देखिए, यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं मंकी पॉक्स रोग की, तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये वायरस के कारण होता है। क्लियर है? दूसरी बात, इसका जो लक्षण होता है वो चेचक के जैसा होता है। ये जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। अगर हम इसके पास्ट की बात करें कि इसको कब आइडेंटिफाई किया गया था, तो याद रखिएगा, इसको पहली बार 1958 में, कब? 1958 में डेनिस प्रयोगशाला में बंदरों में इसको फाइंड आउट किया गया और बाद में 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में मनुष्यों में इसकी पहचान की गई थी। क्लियर है? तो ये दोनों फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। और अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार कांगो में मंकी पॉक्स रोग के यौन संचरण की पुष्टि की है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इंडोनेशिया की वह पुलिस अधिकारी जिन्हें 2023 का संयुक्त राष्ट्र वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर का अवार्ड 16 नवंबर 2023 को मिला, तो उनका नाम है रेनिटा रिस्मयंती। क्या नाम है? रेनिटा रिस्मयंती। तो दो बातें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये कि संयुक्त राष्ट्र विमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे मिला है? तो आपका सीधा जवाब होगा रेनिटा रिस्मयंती। और ये जो रेनिटा रिस्मयंती जी हैं, ये कहाँ की हैं? इंडोनेशिया की। क्लियर है? तो इंडोनेशिया की रेनिटा रिस्मयंती को 2023 का संयुक्त राष्ट्र विमेन
पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन के द्वारा पहली बार पर्यावरण के लिए यथार्थ में काम करने वाले प्रभावशाली लोगों की सूची 16 नवंबर 2023 को जारी की गई। इसमें भारतीय मूल के किस बैंकर को शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा, इसमें अजय बंगा साहब को शामिल किया गया है और आप सभी जानते हैं कि अजय बंगा साहब विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे, टाइम मैगजीन के द्वारा पहली बार पर्यावरण के लिए प्रभावशाली लोग जो काम कर रहे हैं उसमें भारतीय मूल के अजय बंगा साहब को इसमें शामिल किया गया। क्लियर है? देखिए, अजय बंगा साहब के संदर्भ में करंट में एक फैक्ट और आपको ध्यान रखना होगा। एक तो आपने पर्यावरण यथार्थ के लिए जो काम करने वाले प्रभावशाली लोग हैं उनकी सूची में अजय बंगा साहब का नाम देख लिया, जो कि टाइम मैगजीन द्वारा प्रकाशित हुआ है। दूसरी बात, एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क, कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क। इसमें 2023 की इस सूची में महान प्रवासियों की सूची में एकमात्र भारतीय के तौर पर अजय बंगा साहब को शामिल किया गया है। तो ये दोनों बातें याद रखेंगे कि कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की 2023 की महान प्रवासियों की सूची में एकमात्र भारतीय के तौर पर अजय बंगा साहब शामिल हुए हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बीबीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे, उनका नाम है समीर शाह। तो समीर शाह जो है ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इनको बीबीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्या नाम है इनका? समीर शाह। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में इटली के पोम्पेई में किस ऐतिहासिक इमारत को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई? तो याद रखिएगा, कंबोडिया स्थित अंगकोर वाट मंदिर जो है, कंबोडिया में जो अंगकोर वाट मंदिर है, इसको इटली के पोम्पेई में दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई है। क्लियर है? तो दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में किसको मान्यता दी गई? कंबोडिया स्थित अंगकोर वाट मंदिर को, और ये कहां पर? इटली के पोम्पेई में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है जो प्रति सेकंड 1.2 टेराबिट डेटा ट्रांसमिट करने में सक्षम है? तो याद रखिएगा, उस देश का नाम है चीन। यानी चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है जो कि प्रति सेकंड 1.2 टेराबिट डेटा ट्रांसमिट करने में सक्षम है। क्या नाम है देश का? चीन। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह देश जहां नवंबर 2023 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को देश का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, ये बात हो रही है ब्रिटेन की। यानी ब्रिटेन के ही पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को अब ब्रिटेन का नया विदेश मंत्री बनाया गया है। ठीक है? तो ये बात ध्यान में आप रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र को पानी की कमी के मामले में विश्व का सबसे खराब क्षेत्र घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, दक्षिण एशिया को। क्या नाम है? दक्षिण एशिया। तो याद रखेंगे, विश्व का सबसे खराब क्षेत्र है पानी की कमी के मामले में, तो वो कौन सा क्षेत्र है? दक्षिण एशिया। और ये किसमें ये बात कही गई है? तो ये बात कही गई है संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार। अच्छा, एक फैक्ट जो पानी की चर्चा हुई है, तो जरा मैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से यहाँ पर आपको रिकॉल करा रहा हूँ। आपने कल ये पढ़ा था कि पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए एक तकनीक विकसित की गई है। सबसे पहली बात तो उस तकनीक का नाम क्या है, और दूसरी बात है कि इस तकनीक को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो आपको याद होगा, उस तकनीक का नाम क्या है? अमृत तकनीकी। और इसको विकसित किसने किया है? आईआईटी मद्रास के छात्रों ने। क्लियर है? तो जब भी इस तरह की बातें आए तो आप उसको कोरिलेट करके याद रखा करें। अगला देखिए, नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया सदस्य बनने वाला कौन सा देश है? तो याद रखिएगा, नवंबर 2023 में, ये मंथ ईयर याद रखा करिए ताकि आपको एक क्रम याद रहेगा। तो नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य देश बना है, उसका नाम है चिली। और ये कौन सा क्रम का मेंबर है? 95वां। तो याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन बना है? चिली। और कब बना है? नवंबर 2023 में। क्लियर है? अब यहां पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात हो गई, तो हो सकता है कि ये फैक्ट करंट से न उठाकर इसके स्टैटिक पार्ट से उठा दे और आपसे क्या प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो गठन है वो कब किया गया था? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ISA कहते हैं, इसे भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से 2015 में COP21 के दौरान किया गया था। कब? COP21 के दौरान 2015 में भारत और फ्रांस के एक कोलैबोरेशन से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, जिसमें अब चिली 95वां सदस्य देश बन गया है। क्लियर है? तो इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे। एक बात करंट की और याद रखिएगा, जैसे नवंबर की बात हो रही है तो नवंबर में एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा। अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 6ठी असेंबली का आयोजन कहाँ किया गया, तो याद रखेंगे, नवंबर 2023 में ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 6ठी असेंबली का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। क्रम याद रखेंगे,
आईएसए की ये छठी असेंबली थी जिसका आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा 4 दिसंबर 2023 को किस वायरल शब्द को 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो याद रखेंगे उस वर्ड का नाम है रेज। ठीक है, तो याद रखिएगा 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर जो घोषित किया गया है किसको? रीज को। और ये जो रीज शब्द है इसको 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर किसने घोषित किया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा। इसका मतलब क्या होता है रीज शब्द का? तो रीज शब्द को जो है सौंदर्य और आकर्षण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। रीज शब्द को सौंदर्य और आकर्षण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने 6 दिसंबर 2023 को किस अमेरिकी पॉप सुपरस्टार को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो याद रखिएगा उस अमेरिकी पॉप सुपरस्टार का नाम है टेलर स्विफ्ट। क्या नाम है? टेलर स्विफ्ट। तो ध्यान रखेंगे टेलर स्विफ्ट जो कि एक अमेरिकी पॉप सुपरस्टार है और इनको प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। क्या नाम है? टेलर स्विफ्ट। या ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे टेलर स्विफ्ट का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो याद रखेंगे ये एक अमेरिकी पॉप सुपरस्टार है। क्लियर है? और इनको पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है टाइम मैगजीन के द्वारा। क्लियर है? क्या नाम है? टेलर स्विफ्ट। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखेंगे मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता है रेजुल मैनी ने। किसने जीता है? रेजुल मैनी ने। तो नाम याद रखेंगे रेजुल मैनी, मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब इन्होंने जीता है, रेजुल मैनी। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? तो याद रखिएगा उस देश का नाम है चीन। यानी चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। क्लियर है? तो याद रखेंगे चीन दुनिया का वो पहला देश है जिसने चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी जिसका नाम क्या है? मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे दिसंबर 2023 में जारी सूची में किस नेता को सर्वाधिक 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता घोषित किया गया है? तो उनका नाम है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ध्यान रखेंगे ये जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वाधिक 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता घोषित किया गया है किस रिपोर्ट में? तो याद रखेंगे ये एक बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी है जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट। इसी ने एक सर्वे कराया जिसमें 76% अप्रूवल के साथ नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता दुनिया में है। ठीक है, मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो याद रखेंगे प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर प्रतिबंध लगाने वाला देश इटली। क्या नाम है? इटली। तो याद रखेंगे इटली ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने? इटली ने। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? तो याद रखेंगे उस बीमारी का नाम है अकेलापन, यानी लॉनलीनेस। यानी आपका जो अकेलापन है इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के तौर पर आइडेंटिफाई किया है, अकेलेपन को। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम के दवा नियामक ने हाल ही में किस रोग के लिए दुनिया के पहले जीन थेरेपी उपचार को मंजूरी प्रदान की है? तो याद रखिएगा सिकल सेल और थैलेसीमिया। तो याद रखेंगे यूनाइटेड किंगडम के दवा नियामक ने हाल ही में सिकल सेल और थैलेसीमिया रोग के लिए दुनिया के पहले जीन थेरेपी उपचार को मंजूरी दी है। क्या नाम है उस रोग का? तो उस रोग का नाम है सिकल सेल और थैलेसीमिया, याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में अर्जेंटीना में किस दक्षिणपंथी उदारवादी नेता को राष्ट्रपति बनाया गया? तो याद रखिएगा अर्जेंटीना में जो राष्ट्रपति पद की शपथ ली है वो ली है जेवियर माइली ने। क्या नाम है? जेवियर माइली। और ये जो जेवियर माइली हैं ये दक्षिणपंथी उदारवादी नेता हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे अर्जेंटीना के जेवियर माइली जो कि दक्षिणपंथी उदारवादी नेता हैं उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन हो गए? जेवियर माइली। क्लियर? क्या नाम है? जेवियर माइली। ये अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति हो गए। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में कौन दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ बना है? तो याद रखिएगा उसका नाम है मीका। क्लियर है? तो याद रखेंगे दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका नाम मीका है इसे सीईओ बनाया गया। ठीक है, अब देखिए अब ये प्रश्न उठता है भाई मीका जो कि एक एआई ह्यूमनॉइड रोबोट है इसको सीईओ किस कंपनी ने बनाया? तो याद रखिएगा एक पोलिस रैम कंपनी है जिसका नाम क्या है? डिक्टाडोर। क्या नाम है? डिक्टाडोर। ठीक है, इस डिक्टाडोर कंपनी ने मीका जो कि एआई ह्यूमनॉइड रोबोट है इसको अपना सीईओ नियुक्त किया है। क्या नाम है उसका? मीका। ठीक है,
ये एक बात और याद रखिएगा, ये जो डिक्टाडोर कंपनी आप देख रहे हैं, ये रम और कॉफ़ी उत्पादन का काम करती है। क्लियर है? डिक्टाडोर कंपनी जो है रम, मुख्य रूप से रम बनाती है और रम के साथ-साथ कॉफ़ी उत्पादन का काम करती है और इसने अपना सीईओ बनाया है मीका को। और मीका कौन है? ये दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि एज ए सीईओ नियुक्त किया गया है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से अलग हो गया है? तो याद रखेंगे कि उस देश का नाम क्या है? रूस। तो रूस नवंबर 2023 में आधिकारिक रूप से यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से अलग हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह देश जहां की प्रधानमंत्री को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने अपने नवीनतम प्रकाशित अंक में कवर स्टोरी में जगह दी है। तो याद रखिएगा, टाइम मैगजीन ने जो कवर स्टोरी में जगह दी है, उन प्रधानमंत्री का नाम क्या है? शेख हसीना। और आप सभी को पता है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, और इनको टाइम मैगजीन ने अपने नवीनतम अंक में कवर स्टोरी में जगह दी है। क्या नाम है इनका? शेख हसीना। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में आईक्यू एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, उस शहर का नाम है नई दिल्ली। यानी नई दिल्ली को आईक्यू एयर द्वारा जारी एक रिपोर्ट जिसका नाम है वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023, इसमें नई दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। क्लियर? आईक्यू एयर की रिपोर्ट में नई दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। क्लियर? याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 7 अक्टूबर 2023 को किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा फर्स्ट का सफल प्रक्षेपण किया है? तो याद रखिएगा, उस देश का नाम है स्पेन। तो याद रखेंगे, 7 अक्टूबर 2023 को स्पेन ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा फर्स्ट का सफल प्रक्षेपण किया है। किसने? स्पेन ने। तो याद रखेंगे, स्पेन ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा फर्स्ट का सफल प्रक्षेपण किया है। किसने? स्पेन ने। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि एक स्पेनिश स्टार्टअप है जिसका नाम है पीएलडी स्पेस, इसी का म्यूरा फर्स्ट रॉकेट है। और ये जो म्यूरा फर्स्ट रॉकेट है, इसका नाम जो है स्पेन के एक लड़ाकू सांड की नस्ल के नाम के आधार पर रखा गया है। ठीक है? तो याद रखेंगे यहाँ पर दो बातें, ये म्यूरा फर्स्ट जो कि यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट है जिसका सफल प्रक्षेपण स्पेन के द्वारा किया गया। ये जो म्यूरा फर्स्ट है, इसका संबंध एक स्पेनिश स्टार्टअप से है जिसका नाम पीएलडी स्पेस है। और इसने जो म्यूरा फर्स्ट नाम रखा है, ये स्पेन के एक लड़ाकू सांड की नस्ल के नाम के आधार पर रखा गया है। क्लियर है? ये 3 मंजिला इमारत की ऊंचाई वाले इस रॉकेट की कार्गो क्षमता जो है वो 100 केजी की है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 का आयोजन कहाँ किया गया? ये लगातार आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि यूएई के दुबई में। तो याद रखेंगे, COP28 का आयोजन कहाँ हुआ? यूएई के दुबई में। कब से कब तक हुआ? ये भी ध्यान रखिएगा, 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर 2023 तक ये संपन्न हुआ। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि युद्धग्रस्त किस देश के राष्ट्रपति ने दिसंबर 2023 के पहले सप्ताह में अपने देश की महिलाओं से 8 या उससे अधिक बच्चे पैदा करने का आह्वान किया? तो याद रखिएगा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की महिलाओं से यह आग्रह किया कि वो 8 या उससे अधिक बच्चे पैदा करें। क्लियर है? अजीब सा एक आह्वान था। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 30 नवंबर 2023 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी ईआईयू द्वारा जारी दुनिया के सबसे महंगे शहरों की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023 सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? कहने का मतलब यह है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी ईआईयू द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें दुनिया के सबसे महंगे शहरों की एक सूची आई जिसको कहा गया वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023 सूची। और इसमें कौन से शहर शीर्ष पर हैं? तो याद रखिएगा, सिंगापुर और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड इसमें शीर्ष स्थान पर हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा, सिंगापुर और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड इसमें शीर्ष स्थान पर हैं। ये दुनिया के सबसे महंगे शहर बताए गए हैं किसमें? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट में। क्लियर है? अगला देखिए, और एक बात और याद रखिएगा कि ये जो ईआईयू की सूची है, इसमें सीरिया का जो दमिश्क है ये सबसे सस्ता शहर बताया गया है। ठीक है? तो याद रखेंगे, सबसे महंगे शहर में सिंगापुर और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है और सबसे सस्ते शहर में सीरिया का दमिश्क शहर जो है ये विश्व का सबसे सस्ता शहर है। ठीक है? अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि यूएई के दुबई में आयोजित COP28 सम्मेलन 2023 में पहले दिन 30 नवंबर को किस बहुप्रतीक्षित फंड को आधिकारिक मंजूरी प्रदान की गई? अभी आपने देखा था कि ये जो COP28 का आयोजन है ये 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच हुआ। इसमें पहले ही दिन 30 नवंबर को
क्लाइमेट डैमेज फंड को मंजूरी दी गई। क्लियर है? तो याद रखेंगे COP28 में पहले ही दिन 30 नवंबर को जिस फंड को मंजूरी मिली वो है क्लाइमेट डैमेज फंड। ठीक है, क्या नाम है? क्लाइमेट डैमेज फंड। अब देखिए ये जो क्लाइमेट डैमेज फंड है ये क्या करेगा, तो इस फंड का उपयोग दुनिया के गरीब और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे नुकसान के विरुद्ध क्षतिपूर्ति मिलेगी। ठीक है, तो क्लाइमेट डैमेज फंड के तौर पर एक फंड को स्वीकृति मिली COP28 में, और इसमें जो देश गरीब है या विकासशील है और जलवायु परिवर्तन के कारण जो उनको नुकसान हो रहा है उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में WMO कहते हैं, इसने हाल ही में किस वर्ष को अब तक का सबसे गर्म वर्ष होने की भविष्यवाणी की है? तो याद रखिएगा उस वर्ष का नाम है 2023। क्लियर है? यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने वर्ष 2023 को अब तक का सबसे गर्म वर्ष होने की भविष्यवाणी की है। क्लियर है? अब देखिए यहां पर आप बात कर रहे हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन की। क्लियर है? तो याद रखिएगा इसके संदर्भ में कुछ और बातें अभी करंट में आई हैं। WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये जो WMO है इसके द्वारा COP28 में एक रिपोर्ट आई जिसमें यह भी कहा गया कि 2011 से लेकर 2020 के दशक को अब तक का सबसे गर्म दशक माना गया। क्लियर है? तो याद रखिएगा ये जो WMO है इसने किस दशक को अब तक का सबसे गर्म दशक माना है, तो वो भी याद रखिएगा 2011 से लेकर 2020 तक की। ठीक है, 2011 से लेकर 2020 ये जो दशक है इसको सबसे गर्म दशक घोषित किया है किसने? WMO की रिपोर्ट के आधार पर। क्लियर है? अगर हम WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करें तो याद रखिएगा इसमें एक और करंट में डेवलपमेंट हुआ। अर्जेंटीना की रेलेस्ते साउलो, क्या नाम है? रेलेस्ते साउलो कहाँ की है? अर्जेंटीना की, और ये WMO की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई। ठीक है, तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे कि अर्जेंटीना की सेलेस्ते साउलो WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई हैं। तो ये करंट के तीनों फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। और अगर आप चर्चा करना चाहते हैं इसके स्ट्रैटेजिक पार्ट की, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जो स्थापना है ये 1950 में हुई और 1951 में WMO संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी बना। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका सीधा जवाब होगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगर इसके सदस्य देश की बात करें तो 193 सदस्य देश हैं WMO के। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर है? तो ये सभी बातें आप विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के संदर्भ में याद रखिएगा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 24 से 25 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किन 6 देशों को संगठन की सदस्यता प्रदान की गई? क्लियर है? तो देखिए सबसे पहली बात तो ये देख लीजिए कि इस प्रश्न में ही एक प्रश्न छुपा है। ये जो 2023 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था ये किस क्रम का सम्मेलन था? तो ये 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था 2023। क्लियर हो गया? दूसरी बात, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि 24 से 25 अगस्त 2023 को 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर है? यानी दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में ये 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में। क्लियर है? अब ये पूछा जा रहा है कि इस 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में किन 6 देशों को संगठन की सदस्यता प्रदान की गई है? तो याद रखिएगा अब इसमें 6 देश ऐसे हैं जिनको ब्रिक्स की सदस्यता दी गई है। इसमें नाम क्या है? ईरान है, सऊदी अरब है, UAE है, अर्जेंटीना, मिस्र और इथियोपिया। क्लियर है? नाम याद रखेंगे, यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो जिन 6 देशों को संगठन का सदस्य बनाया गया है ब्रिक्स का, इसमें ईरान है, सऊदी अरब है, UAE है, अर्जेंटीना, मिस्र और इथियोपिया। क्लियर है? और एक बात और याद रखिएगा, ये जो 6 देश हैं इनको जो पूर्ण सदस्यता जो इनकी प्रभावी हो जाएगी वो 1 जनवरी 2024 को। क्लियर है? जिस दिन आप इस क्लास को देख रहे हैं 1 जनवरी को, तो ये 1 जनवरी 2024 से ही इन 6 देशों की पूर्णतः सदस्यता प्रभावी हो जाएगी। क्लियर है? तो अब ब्रिक्स में अब तक कितने देश थे? 5। ब्रिक्स का मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसमें अब ये 6 कंट्रीज और हो जाएंगी, तो इसमें कुल 11 देश हो जाएंगे। क्लियर है? अब यहां पर एक प्रश्न और बन सकता है कि जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ, इसका विषय क्या था? तो याद रखिएगा इस 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय था ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, धारणीय विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, धारणीय विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। तो ये विषय भी आप ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में अमेरिका ने शिशुओं में रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस की सुरक्षा के लिए किस नाम से पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो उस वैक्सीन का नाम है एब्रिसवो। क्या नाम है वैक्सीन का?
एब्रिसवो। तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका में शिशुओं में जो रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस से प्रोटेक्शन देने के लिए जो वैक्सीन को मंजूरी दी गई है उसका नाम क्या है? एब्रिसवो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अमेरिका ने एब्रिसवो नाम की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है जो कि शिशुओं में रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस से सुरक्षा प्रदान करेगी। क्या नाम है वैक्सीन का? एब्रिसवो। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अमेजन के जंगलों के वन एवं जैव विविधता के संरक्षण के लिए अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी एसीटीओ के 8 सदस्य देशों की समिट अगस्त 2023 में कहां आयोजित की गई? तो याद रखिएगा, ये आयोजन ब्राजील के बेलेम में हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दो बातें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये कि अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी एसीटीओ, इसके कितने सदस्य देश हैं? 8। ये भी बात ध्यान रखिएगा कि एसीटीओ के सदस्य देश कितने हैं? 8। इनकी जो अगस्त 2023 में बैठक हुई वो कहां हुई? तो ब्राजील के बेलेम में। और किस उद्देश्य से हुई? तो अमेजन के जंगलों के वन तथा जैव विविधता के संरक्षण के लिए। क्लियर है? तो अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एसीटीओ की जो बैठक हुई 2023 में वो बेलेम ब्राजील में हुई। और एसीटीओ के कितने सदस्य देश हैं? 8। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वह देश जिसने 1 सितंबर 2023 को 2 वर्ष के पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की है, तो उस देश का नाम है रूस। यानी रूस ने अपने देश में 1 सितंबर 2023 को 2 वर्ष के पायलट प्रोग्राम के तहत पहली बार इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की है। किसने? रूस ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि सितंबर 2023 के पहले सप्ताह में चर्चा में रहा हाई कुई क्या है? तो याद रखिएगा, ये जो हाई कुई है ये ताइवान में आने वाला तूफान है। ठीक है, ताइवान में आने वाला तूफान जिसका नाम क्या है? हाई कुई। और ये कब आया था? सितंबर 2023 के पहले सप्ताह में। तो याद रखेंगे, हाई कुई क्या है? ये एक तूफान है जो कहां आया था? ताइवान में। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 3 सितंबर 2023 को किस अमेरिकी शहर ने सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? तो याद रखिएगा, 3 सितंबर 2023 को अमेरिकी शहर जिसका नाम है लुइस विले, क्या नाम है? लुइस विले, इसने सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। तो याद रखेंगे, अमेरिकी शहर लुइस विले ने 3 सितंबर 2023 को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। किसने? लुइस विले। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय मूल के अर्थशास्त्री जिनका नाम क्या है? थर्मन सन मुगरत्ना। क्या नाम है? थर्मन सन मुगरत्ना। ये भारतीय मूल के एक अर्थशास्त्री हैं। इनको सितंबर 2023 में किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो याद रखिएगा, ये सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि सिंगापुर के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? थर्मनसन मुगरत्ना। और ये कहाँ के हैं? तो याद रखिएगा, ये भारतीय मूल के एक अर्थशास्त्री हैं, थर्मनसन मुगरत्ना, जो कि सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि किस अमेरिकी राज्य में अक्टूबर 2023 को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाया गया? तो याद रखिएगा, उस अमेरिकी राज्य का नाम है जॉर्जिया। क्लियर है? तो याद रखिएगा, जॉर्जिया में, जो कि एक अमेरिकी राज्य है, यहां पर अक्टूबर 2023 को हिंदू विरासत माह मनाया गया। तो याद रखिएगा, अमेरिकी राज्य जॉर्जिया में अक्टूबर 2023 को हिंदू विरासत माह मनाया गया। क्लियर है? कहां पर? अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है जो जलवायु और मानव स्वास्थ्य दोनों के दृष्टिकोण से हानिकारक है? तो याद रखिएगा, उसका नाम क्या है? जापान। क्या नाम है? जापान। तो याद रखेंगे, जापान के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है जो कि जलवायु के साथ साथ मानव स्वास्थ्य इन दोनों के लिए हानिकारक है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 7 दिसंबर 2023 को किस देश ने अपने चंद्र अन्वेषण अंतरिक्षयान मून स्नाइपर का स्वदेशी रॉकेट H2A से सफल प्रक्षेपण किया है? तो याद रखिएगा, जापान ने। तो ध्यान रखेंगे, 7 दिसंबर 2023 को जापान ने अपने चंद्र अन्वेषण अंतरिक्षयान मून स्नाइपर का स्वदेशी रॉकेट H2A से सफल प्रक्षेपण किया। किसने? जापान ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, उस देश का नाम है मैक्सिको। यानी मैक्सिको के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की घोषणा की है। कहां पर? मैक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वह देश जिसने सितंबर 2023 में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान जिसका नाम क्या है? अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो याद रखिएगा, यह प्रतिबंध फ्रांस ने लगाया है। देखिए, ये जो अबाया है ये एक पारंपरिक इस्लामिक परिधान है। यानी ये लंबा होता है, ये ऊपर से नीचे तक एक ही फॉर्मेट में और बड़ा होता है, और ये काफ़ी ढीला ढाला वस्त्र है, और ये खास तौर से मुस्लिम समुदाय में और विशेष तौर पर महिलाएं इसको पहनती हैं। तो
फ्रांस ने अपने सरकारी स्कूल में इस अबाया नामक एक पारंपरिक इस्लामिक परिधान को पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्लियर है? तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि हाल ही में चर्चा में रहा अबाया क्या है? ठीक है? तो एक ऑप्शन में अगर लिखा रहेगा कि ये एक पारंपरिक इस्लामिक परिधान है, तो आप उसको टिक कर लेंगे और इस पर प्रतिबंध किसने लगाया? फ्रांस ने। अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी ने समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 6 सितंबर 2023 को किस वैश्विक डेटा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा उस वैश्विक डेटा प्लेटफॉर्म का नाम है मरीन सैंड वॉच। क्लियर है? तो याद रखिएगा यहां पर दो बातें आपको मिनिमम याद रखनी है। सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि ये जो मरीन सैंड वॉच है ये क्या है? तो ये एक वैश्विक डेटा प्लेटफॉर्म है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा मरीन सैंड वॉच नामक एक वैश्विक डेटा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया और उद्देश्य क्या है? तो समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नजर रखना। क्लियर है? और कब लॉन्च किया गया? 6 सितंबर 2023 को। बात हो गई यहां पर यूएनईपी की, तो हमने आपको बताया कि इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। क्लियर है? कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया, तो याद रखेंगे यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 193। याद रखिएगा ये जो यूएनईपी है ये एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1972 में मानव पर्यावरण पर जो स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था उसी के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है? और अगर यूएनईपी का मुख्यालय करें तो याद रखिएगा नैरोबी केन्या में यूएनईपी का मुख्यालय है। क्लियर है? तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आप यूएनईपी के बारे में भी याद रखेंगे। अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह देश जहां के वैज्ञानिकों ने हाल ही में शुक्राणु अंडे का एक मॉडल विकसित किया है तो उसका नाम क्या है उस देश का? तो याद रखिएगा इजराइल के वैज्ञानिकों ने शुक्राणु अंडे का एक मॉडल विकसित किया है। कहां के वैज्ञानिकों ने? इजराइल के वैज्ञानिकों ने। अगला देखिए। पूछा जा रहा है कि सितंबर 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन में किस संगठन को 21वें सदस्य के रूप में मान्यता मिली? तो याद रखिएगा उस संगठन का नाम है अफ्रीकी संघ। क्लियर है? यानी अफ्रीकी संघ अब G20 में 21वें सदस्य के तौर पर शामिल हो गया। और ये कब हुआ? तो G20 के सम्मेलन जो कि 2023 में हुआ, ये किस क्रम का था? 18वां। और इसकी अध्यक्षता किसने की? भारत ने। याद रखिएगा ये प्रश्न आने की पूरी संभावना दिख रही है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में जो 2023 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ ये किस क्रम का सम्मेलन था? तो याद रखेंगे ये 18वां G20 शिखर सम्मेलन था जो 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुआ और इसमें 21वें सदस्य के तौर पर अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि वह देश जिसकी अध्यक्षता में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी जीबीए की शुरुआत 9 सितंबर 2023 को की गई तो उस देश का नाम है भारत। तो याद रखेंगे भारत की अध्यक्षता में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन अर्थात जीबीए की शुरुआत की गई और कब की गई? 9 सितंबर 2023 को। इंपॉर्टेंट है, भारत की अध्यक्षता में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जीबीए की शुरुआत 9 सितंबर 2023 को की गई। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में अमेरिका ने दुनिया की किस पहली प्रसवोत्तर यानी पोस्टपार्टम अवसाद रोकथाम गोली को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा उस दवा का नाम है जुर्जुवे। क्लियर है? तो यहां पर दो बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात यह है कि दुनिया की पहली प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली का नाम क्या है? जुर्जुवे। देखिए अवसाद के मतलब प्रसव के बाद जो कुछ केसेस में अवसाद की घटनाएं होती हैं तो उसके रोकथाम के लिए जो एक गोली डेवलप की गई, दवा डेवलप की गई, उसका नाम है जुर्जुवे और अमेरिका ने इसको मंजूरी दे दी है। क्लियर है? अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किन देशों ने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला बीमारी से मुक्त होने वाले वो पहले देश बन गए हैं? तो उनका नाम क्या है? मालदीव और श्रीलंका। क्या नाम है? मालदीव और श्रीलंका। तो याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2023 का एक निर्धारित लक्ष्य रखा था किसके लिए? खसरा और रूबेला की समाप्ति के लिए। तो उसके पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में ये जो खसरा और रूबेला की बीमारी है इसमें मुक्ति हासिल करने वाले ये पहले देश बन गए हैं। क्या नाम है? मालदीव और श्रीलंका। क्लियर है? तो ये नाम भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए। पूछा जा रहा है कि भारत में जुलाई 2023 में वर्चुअल माध्यम से संपन्न 23वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा उस देश का नाम है ईरान। क्लियर है? तो यहां पर भी आपको दो बातें याद रखना है। सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि जुलाई 2023 में जो संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन हुआ ये किस क्रम का था? तो ये 23वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन था जो कि जुलाई 2023 में हुआ। और याद रखिएगा ये भारत में वर्चुअल माध्यम से ये संपन्न हुआ और इस सम्मेलन में जो संगठन के सदस्य के रूप में शामिल किया गया वो ईरान को शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह देश जिसने 7 जुलाई 2023 को अपनी सभी घोषित रासायनिक हथियारों के भंडार को
पूरी तरह से नष्ट कर दिया तो उस देश का नाम है अमेरिका। तो याद रखेंगे अमेरिका ने 7 जुलाई 2023 को अपनी सभी घोषित रासायनिक हथियारों के भंडार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। किसने? अमेरिका ने। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जुलाई 2023 में भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त रूप से किस अभियान को चलाया? तो उस अभियान का नाम है ऑपरेशन ब्रॉडर स्वार्ड। तो याद रखिएगा ये जो ऑपरेशन ब्रॉडर स्वार्ड है ये किन दो देशों के कोलैबोरेशन से? तो भारत और अमेरिका के कोलैबोरेशन से। दूसरी बात कि ये जो ऑपरेशन ब्रॉडर स्वार्ड चलाया गया जुलाई 2023 में भारत और अमेरिका के द्वारा, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य है अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी को रोकना। क्लियर है? तो याद रखेंगे ऑपरेशन ब्रॉडर स्वार्ड। अगला देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 8 से 9 अगस्त 2023 को किस चक्रवाती तूफान ने जापान के बाद दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाई है? तो याद रखेंगे उस चक्रवाती तूफान का नाम है खानून। क्या नाम है? खानून। तो याद रखिएगा ये जो चक्रवाती तूफान खानून था इसने 8 से 9 अगस्त 2023 को जापान के बाद दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाई है। उस चक्रवाती तूफान का नाम है खानून। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि अमेरिका के हवाई में अगस्त 2023 के पहले सप्ताह में आए किस तूफान ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया? तो याद रखिएगा उस तूफान का नाम है डोरा तूफान। ठीक है, तो याद रखेंगे डोरा तूफान कब और कहां आया? तो याद रखिएगा डोरा तूफान अगस्त 2023 के पहले सप्ताह में अमेरिका के हवाई में आया। ठीक है, तो अमेरिका के हवाई में अगस्त 2023 के पहले सप्ताह में जो तूफान आया था उसका नाम क्या है? डोरा तूफान। क्या नाम है? डोरा तूफान। अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 17 जुलाई 2023 को आए तालिम चक्रवाती तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ? देखिए तूफान से भी प्रश्न बनेगा, तो याद रखिएगा 17 जुलाई 2023 को जो तालिम चक्रवाती तूफान आया था उससे चीन प्रभावित हुआ था। कौन सा देश? चीन प्रभावित हुआ था तालिम चक्रवाती तूफान से। अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? देखिए इस पे अभी हम लोगों की चर्चा हुई थी। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। देखिए प्रश्न के फॉर्मेट में यहाँ पर दे भी दिया गया। हमने आपसे क्या कहा था? हमने आपसे कहा था कि ये जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर हो रहा है? दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका में अगर उस जगह का नाम पूछे तो जोहान्सबर्ग में। कब से कब तक हुआ? तो ये अगस्त में 24 से 25 अगस्त को हुआ था। ठीक है, जिसमें आपने देखा था कि इसमें 6 देशों को संगठन की सदस्यता भी दी गई थी इसी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान। ठीक है, वो 6 देश कौन कौन से थे मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूं। ईरान, सऊदी अरब, यूएई, अर्जेंटीना, मिस्र और इथोपिया। क्लियर है? तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। मैंने वहां पर आपको इसकी थीम बताई थी। क्या? ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। क्लियर है? तो आपको याद भी होगा और फिर से रिकॉल हो गया। अगला जो सेक्टर है वो है आर्थिक क्षेत्र का। अब हम लोग अगले पोर्शन में जो कवर करेंगे करंट के वन लाइनर पार्ट को वो होगा आर्थिक क्षेत्र से। तो चलिए कवर करते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया है कि दिसंबर 2023 में किस भारतीय बैंक ने देश में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो यानी लगभग 630 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उस भारतीय बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? यानी एसबीआई। तो याद रखिएगा एसबीआई ने सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए, किसके लिए? उद्देश्य क्या है? सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो यानी 630 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो इसमें किसके बीच समझौता हो रहा है? तो ये भारतीय बैंक, उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा कौन है? जर्मन विकास बैंक। उद्देश्य क्या है? सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देना। कितने का लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर हुआ? 70 मिलियन यूरो यानी 630 करोड़ रुपए का। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दिसंबर 2023 में श्रीलंका को जो आर्थिक सहायता दी वो 337 मिलियन अमेरिकी डॉलर की। क्लियर है? तो दो बातें याद रखेंगे कि दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका के अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए 337 कितनी? 337 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद दी है। 337 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका को उसकी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए। 337 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला देखिए। पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में विश्व बैंक के द्वारा जारी प्रवासन एवं विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से धन प्राप्ति यानी रेमिटेंस मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो याद रखिएगा शीर्ष पर भारत है। और कितने का रेमिटेंस है? 125 बिलियन डॉलर का। कितने का? 125 बिलियन डॉलर का। तो यहां पर दो बातें आपको बस याद रखनी है।
कि ये जो प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 है, जिसमें बताया गया कि 2023 में प्रवासियों से धन प्राप्ति के मामले में भारत नंबर 1 पर है और ये आंकड़ा आ रहा है $125 बिलियन का। और ये जो प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 है, ये किसके द्वारा जारी की गई? तो याद रखिएगा, विश्व बैंक के द्वारा। क्लियर हो गया? अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिए कि ये तो आपने देख लिया कि पहले स्थान पर सबसे ज्यादा रेमिटेंस भारत को, दूसरे स्थान पर इसमें मैक्सिको है। दूसरे स्थान पर कौन है? मैक्सिको। तीसरे स्थान पर इसमें चीन है। चौथे स्थान पर इसमें फिलीपींस है और इसमें इजिप्ट का स्थान कौन सा है? 5वां। क्लियर है? तो याद रखेंगे, पहले स्थान पर भारत, दूसरे पर मैक्सिको, तीसरे पर चीन, चौथे पर फिलीपींस, 5वें पर इजिप्ट है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के सहयोग से युवा केंद्रित पहला स्वाइप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, उस बैंक का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। क्या नाम है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो याद रखेंगे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने मास्टर कार्ड के सहयोग से, ये याद रखिएगा, मास्टर कार्ड के सहयोग से युवा केंद्रित पहला स्वाइप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो याद रखेंगे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने मास्टर कार्ड के सहयोग से युवा केंद्रित पहला स्वाइप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेटा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किस ब्लॉक को स्थान दिया गया है? तो याद रखिएगा, तेलंगाना राज्य का एक ब्लॉक है जिसका नाम है तिरयानी कुमरुम भीम ब्लॉक। क्या नाम है? तिरयानी कुमरुम भीम ब्लॉक। तिरयानी कुमरम भीम ब्लॉक। ठीक है? और ये किस राज्य का है? तेलंगाना का। और इसे एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और ये जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है, किसके द्वारा जारी है? तो ये नीति आयोग द्वारा। क्लियर है? तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। क्या नाम है ब्लॉक का? तिरयानी कुमरम भीम ब्लॉक। कहां का है? तेलंगाना राज्य का। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 के आखिरी सप्ताह में जारी स्विस बैंक की यूबीएस विलेनियर एम्बिशंस रिपोर्ट 2023 में भारत में अरबपतियों की संपत्ति में एक वर्ष में कितने प्रतिशत की कमी दिखाई गई है? तो याद रखिएगा, एक वर्ष में भारत में अरबपतियों की संपत्ति में जो कमी है वो 10.9% की है। कितनी कमी है? 10.9% की। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा आई? तो ये स्विस बैंक की यूबीएस विलेनियर एम्बिशंस रिपोर्ट 2023 है। कितने की कमी है संपत्ति में अरबपतियों के? भारत में एक वर्ष में 10.9% की कमी है। अगला देखिए, हाँ, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इसी रिपोर्ट में भारत में अरबपतियों की जो संख्या है वो 154 से घटकर 153 बताई गई है और उनकी जो संपत्ति है वो $715.3 अरब से घटकर $637.1 अरब बताई गई है। क्लियर है? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 के महीने में जीएसटी कलेक्शन 15% बढ़ोतरी के साथ किस स्तर पर पहुंच गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखिएगा, नवंबर 2023 महीने की बात हो रही है। तो नवंबर 2023 में जीएसटी कलेक्शन 15% बढ़ा और ये 1.68 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया। क्लियर है? तो नवंबर 2023 में जीएसटी कलेक्शन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? तो 15% की। और ये किस स्तर पर पहुंच गया? 1.68 लाख करोड़ के। क्लियर है? कितने पर? 1.68 लाख करोड़ के। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2023 के उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है, तो याद रखिएगा वो है एचडीएफसी लाइफ। ठीक है? यानी एचडीएफसी लाइफ जिसने हाल ही में कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2023 के उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। तो याद रखिएगा, गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसने जीता है? एचडीएफसी लाइफ ने। क्लियर है? एचडीएफसी लाइफ ने। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने 2024 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को पूर्व के 6% से संशोधित करके कितना कर दिया है? तो इसे 6% से बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, ये किस ग्लोबल रेटिंग एजेंसी की बात हो रही है? S&P की। तो S&P ने 2024 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विकास दर पहले 6% बताई थी, अब उसको संशोधित करके 6.4 कर दिया है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह राज्य जो हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, उस राज्य का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, उस राज्य का नाम है केरल। यानी केरल भारत का वो पहला राज्य बन गया है जिसने अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोल दिया है। किस राज्य ने? केरल ने। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 8 दिसंबर 2023 को जारी आरबीआई की त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में चालू वित्तीय वर्ष के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर कितना अनुमानित किया है? तो वो है 7%। कितना अनुमानित है? 7%। तो याद रखिएगा, 8 दिसंबर 2023 को आरबीआई की त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में
जो देश की आर्थिक वृद्धि दर है वो 7% अनुमानित की गई। कितनी? 7%। याद रखिएगा इस बात को। और ये कब जारी हुआ? 8 दिसंबर 2023 को। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 15 दिसंबर 2023 को समाप्त सप्ताह में भारत का कुल विदेशी भंडार पिछले 20 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचकर कितना हो गया है? तो याद रखिएगा, जो 15 दिसंबर 2023 को सप्ताह समाप्त हुआ उसमें भारत का जो कुल विदेशी भंडार है वो कितना पहुंच गया? 615.97 अरब डॉलर। कितना पहुंच गया? 615.97 अरब डॉलर। ये डेटा सीधे पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। और एक प्रश्न और इसी तरह पूछ लिया कि विदेशी मुद्रा भंडार को यहाँ पर उसका मैनेजमेंट कौन देखता है? तो आरबीआई के द्वारा। क्लियर है? तो याद रखेंगे, ये 15 दिसंबर 2023 को कहां पहुंच गया? 615.97 अरब डॉलर। और ये पिछले 20 महीने के उच्च स्तर पर था। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने रेलवे से जुड़ी किन दो कंपनियों को 12 अक्टूबर 2023 को 15वीं और 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो उसमें पहली कंपनी का नाम है टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है RITES लिमिटेड। क्या कहते हैं? RITES लिमिटेड, यानी टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। ये 15वीं नवरत्न कंपनी बनी। और 16वीं नवरत्न कंपनी कौन बनी? इसका नाम है इरकॉन, यानी IRCON। क्लियर है? तो ये दोनों बातें याद रखेंगे, टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विस लिमिटेड यानी RITES लिमिटेड और इरकॉन, ये 15वीं और 16वीं नवरत्न कंपनी बनी। और ये दोनों कंपनियां भारत सरकार के रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में भारत कुल 72 यूनिकॉर्न के साथ किस स्थान पर है? तो याद रखिएगा, तीसरे स्थान पर। क्लियर है? यानी यहां पर आपको दो बातें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये कि नवंबर 2023 में वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 आई और इसमें भारत को कुल 72 यूनिकॉर्न के साथ कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई? तीसरी रैंकिंग प्राप्त हुई भारत को। कुल कितने यूनिकॉर्न के साथ? तो 72 यूनिकॉर्न के साथ इनको तीसरा रैंक प्राप्त हुआ। ठीक है? अगर मैं ये आपसे पूछ लूं कि इस वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में पहले और दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो याद रखिएगा, पहले स्थान पर यूएसए और दूसरे स्थान पर चीन रहा। क्लियर? तो ये टॉप 3 याद रखेंगे, पहले पे यूएसए, दूसरे पे चीन और तीसरे पर भारत। किस रैंकिंग में? वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा सितंबर 2023 में जारी द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज की टॉप 100 की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखिएगा, टाइम मैगजीन ने जो सितंबर 2023 में द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज की टॉप 100 की सूची जारी की, उसमें एकमात्र भारतीय कंपनी थी, वो थी इन्फोसिस। और इसको ओवरऑल टॉप 100 में कौन सा स्थान मिला? 64वां स्थान मिला था। क्लियर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा, हाँ, अब यहां पर एक बात और पूछी जा रही है कि ये जो टाइम मैगजीन के द्वारा ये जो आई थी टॉप 100 की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज की लिस्ट, जिसमें एकमात्र भारतीय कंपनी थी इन्फोसिस, जिसको 64वां स्थान मिला था, इसमें टॉप 4 पर कौन सी कंपनी है? और ये जो तैयार की गई थी टाइम मैगजीन के साथ साथ एटिस्टा के द्वारा भी इसको तैयार किया गया था। ठीक है? और इसमें टॉप 4 पर कौन कंपनी है? तो इसमें पहले नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट है। याद रखिएगा, द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज टॉप 100 जो कि टाइम मैगजीन के द्वारा जारी की गई, नंबर 1 पर माइक्रोसॉफ्ट, दूसरे पर एप्पल, तीसरे पर कौन है? अल्फाबेट और चौथे पर कौन है? मेटा। यानी पहले पर माइक्रोसॉफ्ट, दूसरे पर एप्पल, तीसरे पर अल्फाबेट और चौथे पर कौन है? मेटा। क्लियर है? तो याद रखेंगे, ये टॉप 4 कंपनियां जो कि द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज टॉप 4 में शामिल है। और इसमें भारत की एकमात्र इन्फोसिस है जिसको 64वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर में सर्वाधिक संख्या में महिला स्टार्टअप पाए जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा, नवंबर 2023 में एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि बेंगलुरु जो कि भारतीय शहर है, यहां पर सर्वाधिक संख्या में महिला स्टार्टअप पाया गया। कहां पर? बेंगलुरु में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में जकोटा, जो कि क्या है? जकोटा क्या है? वित्तीय संस्थानों के लिए प्रौद्योगिकी का डिजिटल परिवेश तैयार करने वाला एक मंच है जिसका नाम क्या है? जकोटा। इस जकोटा ने MSME की आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण किसके सहयोग से लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, सिडबी के सहयोग से। क्लियर है? तो यहां पर आपको दो बातें याद रखना है। सबसे पहली बात कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि संपूर्ण क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? तो आपका जवाब होगा MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक है संपूर्ण। पहली बात, MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक क्या है? संपूर्ण। और इसको किसके सहयोग से लॉन्च किया गया? तो जकोटा और सिडबी के सहयोग से। ठीक है? जकोटा और सिडबी के सहयोग से नवंबर 2023 में MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण को लॉन्च किया गया। क्लियर हो गया? याद रखिएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में
किसे आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? तो याद रखेंगे नवंबर 2023 में जो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए उनका नाम है मनोरंजन मिश्रा। क्या नाम है? मनोरंजन मिश्रा आरबीआई के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए नवंबर 2023 में। क्लियर है? क्या नाम है? मनोरंजन मिश्रा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में बेंगलुरु में आयोजित इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो की थीम क्या थी? तो सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि ये जो नवंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन किया गया, कहां पर हुआ था? बेंगलुरु में। तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन बेंगलुरु में। थीम क्या थी? मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। क्या थीम थी? मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? PMGKAY, इसका विस्तार कर कब तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा अब इसे 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। क्लियर है? तो ये जो योजना है उसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PMGKAY। ये खत्म हो रही थी दिसंबर 2023 में, अब इसको 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया, यानी 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब ये प्रश्न उठता है कि ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKAY क्या है? तो याद रखिएगा, आपको याद होगा कि 2020 में कोविड महामारी के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पात्र जो राशन कार्ड धारक थे उसमें प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 केजी का मुफ्त राशन प्रदान किया जाता था। इसी योजना का नाम पड़ा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ये 2020 में शुरू हुई, किस अधिनियम के अंतर्गत? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत, ये भी याद रखिएगा। और दूसरी बात, इसमें कितना अनाज दिया जाता है? तो प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 केजी मुफ्त अनाज दिया जाता है। क्लियर है? तो ये दिसंबर 2023 में खत्म हो रही थी, अब इसको बढ़ाकर 2028 तक कर दिया गया। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि अक्टूबर 2023 में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? तो याद रखिएगा अदानी मुद्रा पोर्ट। क्लियर है? तो याद रखेंगे अक्टूबर 2023 में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना है अदानी मुद्रा पोर्ट। क्या नाम है? अदानी मुद्रा पोर्ट। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फिनटेक कंपनी फोन पे ने सितंबर 2023 में गूगल के प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन किस नाम से लॉन्च किया? तो याद रखिएगा इसका नाम है इंडस ऐप स्टोर। क्या नाम है? इंडस ऐप स्टोर। ठीक है? तो याद रखिएगा ये फोन पे ने सितंबर 2023 में गूगल के प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन किस नाम से लॉन्च किया है? इंडस ऐप स्टोर। क्या नाम है? इंडस ऐप स्टोर। तो याद रखिएगा ये किसने? फोन पे ने सितंबर 2023 में गूगल प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन नाम लॉन्च किया और नाम क्या रखा है? इंडस ऐप स्टोर। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस फसल की नई किस्म 2090 विकसित की है? तो याद रखिएगा ये जो नई किस्म 2090 है ये धान की नई किस्म है 2090, और इसे विकसित किसने किया है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने। देखिए धान की फसल की किस्म की बात हो रही है, तो कल आपने राष्ट्रीय घटनाक्रम में ये पढ़ा था कि एक धान की फसल है पूसा 44 और ये बहुत पानी ग्रहण करती है। तो किस राज्य सरकार ने इसके यूज पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आपको याद होगा पंजाब राज्य ने। क्लियर है? तो इसको कोरिलेट कर लीजिए कि धान की फसल पूसा 44 पर रोक लगा दी है क्योंकि वो ज्यादा वाटर कंज्यूम करती है, और ये रोक लगाई पंजाब सरकार ने। और यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने धान की एक नई किस्म को विकसित किया है जिसका नाम है 2090। क्लियर हो गया? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा 12 अक्टूबर 2023 को जारी 125 देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की है? तो याद रखिएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 111वां स्थान मिला है। याद रखिएगा, बिल्कुल क्लियर कट याद रखिएगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में यानी GHI 2023 में भारत की रैंक कितनी है? 111वीं। क्लियर है? और यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये भारत की भुखमरी के गंभीर स्तर को दर्शाता है। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो भारत की रैंकिंग 111वीं है ये भारत में भुखमरी के किस स्तर को दर्शाता है? गंभीर स्तर को दर्शाता है। ठीक है? और ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के वर्ल्ड हंगर रिल्फ के द्वारा तैयार की गई, और GHI 2023 में भारत की रैंकिंग 111वीं और गंभीर स्थिति में। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF द्वारा अक्टूबर 2023 में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है? तो याद रखिएगा अक्टूबर 2023 में ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ है अल्बानिया। क्या नाम है? अल्बानिया। तो याद रखेंगे FATF ने अक्टूबर 2023 में अपनी ग्रे लिस्ट से अल्बानिया को बाहर कर दिया। किसको बाहर किया है? अल्बानिया को। किस लिस्ट से बाहर हुआ? ग्रे लिस्ट से।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत सरकार 4 अक्टूबर 2023 को किस बोर्ड के गठन को अधिसूचना जारी की है? तो उस बोर्ड का नाम है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे कि भारत सरकार ने 4 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की है। क्लियर है? अब देखिए, हल्दी की बात होगी तो अब हल्दी से संबंधित क्या-क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? ये भी पूछा जा सकता है कि भाई भारत की हल्दी के उत्पादन, उपभोक्ता और निर्यात में क्या स्थिति है? तो याद रखिएगा, भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। और अगर उत्पादन में देखें तो विश्व का 75% लगभग जो उत्पादन है हल्दी का, वो भारत कवर करता है। क्लियर है? और अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भाई भारत में हल्दी का उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो इसमें आप महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु का नाम उसमें सम्मिलित करेंगे। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। और हल्दी का निर्यात किन देशों में होता है? क्योंकि हल्दी के निर्यात को लेकर एक टारगेट भी डिसाइड किया गया है कि 2030 तक हल्दी का जो निर्यात है उसे $1 बिलियन तक पहुंचाना है। 2030 तक हल्दी के निर्यात को $1 बिलियन तक पहुंचाना है। और जो हल्दी का निर्यात होता है मुख्य रूप से वो बांग्लादेश को, यूएई को, अमेरिका और मलेशिया को। ठीक है, तो ये भी बात आप इसी के साथ याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 15 दिसंबर 2023 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ 5300 करोड़ रुपए से अधिक का सौदा किया है? सबसे पहले प्रश्न समझ लीजिए। प्रश्न में आपसे यह पूछा जा रहा है कि 15 दिसंबर 2023 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 10 वर्षों की अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ 5300 करोड़ रुपए से अधिक का सौदा किया है? तो याद रखिएगा, उस कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, यानी बीईएल। कहने का मतलब यह है, एक लाइन में अगर मैं इसको समराइज कर दूं तो रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी बीईएल के साथ एक सौदे पर हस्ताक्षर किया है। ये सौदा किसकी परचेजिंग के लिए है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की परचेजिंग के लिए। क्लियर है? ये भारतीय सेना के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की परचेजिंग की जाएगी। कितने रुपए की ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट है, सौदा है? 5300 करोड़ रुपए का। क्लियर है? भारतीय सेना के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा किसके साथ ये परचेजिंग होगी? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी बीईएल के साथ। एक बात और, ये इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज क्या है? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज भारी क्षमता वाले तोपों में उपयोग किया जाता है। क्लियर? ये भी बात ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में केंद्र द्वारा जारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई आधारित आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक एफडीआई, जो कि आंकड़ा है 28,868 करोड़ रुपए का, प्राप्तकर्ता राज्य कौन है? तो सबसे पहली बात ये याद रख लीजिएगा कि दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार ने एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर एक आंकड़ा जारी किया और देश में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्तकर्ता राज्य कौन बन गया? महाराष्ट्र। कौन बन गया है? महाराष्ट्र। और कितने की एफडीआई प्राप्त हुई? 28,868 करोड़ रुपए की। क्लियर है? ये बात याद रखेंगे, देश में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्तकर्ता राज्य महाराष्ट्र। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए आरबीआई द्वारा दिसंबर 2023 में किस बैंक को अधिकृत किया गया है? तो याद रखेंगे, बंधन बैंक को। यानी भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए आरबीआई द्वारा दिसंबर 2023 में बंधन बैंक को अधिकृत किया गया। किस बैंक को? बंधन बैंक को अधिकृत किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 14 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किन 3 राज्यों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की है? तो याद रखेंगे, फसल वर्ष 2023-24 के लिए अफीम पोस्त की खेती के लिए जो लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की है केंद्र सरकार ने, उन 3 राज्यों का नाम है, इसमें उत्तर प्रदेश शामिल है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। क्लियर है? तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की है। किसने? केंद्र सरकार ने। क्लियर है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 13 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की है? तो देखिए, आज की क्लास में 2 योजनाएं आप पढ़ चुके हैं, बढ़ी हैं। एक तो अभी आपने पढ़ा था पीएमजीकेएवाई यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसको बढ़ाकर 2028 तक के लिए कर दिया गया है। वो दिसंबर 2023 में समाप्त हो रही थी, पहली बात। और दूसरी योजना आप पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसे 2023-24 से बढ़ाकर 2025-26 तक कर दिया गया है। यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, इसलिए मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है कि 2023-24 से इसे बढ़ाकर 2025-26 तक कर दिया गया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की स्कीम को। क्लियर? अगर मैं इसके बैकग्राउंड की बात कर लूं कि भाई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को बलिया से। क्लियर है? 1 मई 2016 को। और ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है क्या? तो एक लाइन में याद रखिएगा कि गरीब आर्थिक रूप से कमजोर जो परिवार हैं, आर्थिक रूप से कमजोर जो गरीब परिवार हैं, उनको मुफ्त गैस का कनेक्शन देना।
ठीक है, तो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने की स्कीम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब इसके डेडलाइन को 2023-24 से बढ़ाकर 2025-26 तक कर दिया गया। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि सितंबर 2023 में क्रिप्टो विश्लेषण फर्म जिसका नाम क्या है, चैनलिसिस, इसके द्वारा दुनिया के 154 देशों की ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में 1.0 स्कोर के साथ किस देश को शीर्ष स्थान मिला है? तो याद रखेंगे भारत को। यानी 154 देशों की जो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 जारी की गई है, उसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? भारत। और ये जो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 है, ये किसके द्वारा जारी की गई? तो ये क्रिप्टो विश्लेषण एक फर्म है जिसका नाम है चैनलिसिस। क्या नाम है? चैनलिसिस। ठीक है, इसने एक ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 दिया जिसमें भारत 1.0 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 7 नवंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेता को यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। ये एक बॉलीवुड अभिनेता है। क्लियर है? ये याद रखिएगा, ये यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर बने हैं। और किसके द्वारा ये किया गया इनको एम्बेसडर नियुक्त? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई द्वारा। तो याद रखेंगे, एनपीसीआई द्वारा यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर के तौर पर पंकज त्रिपाठी साहब को नियुक्त किया गया है। ये एक बॉलीवुड अभिनेता है। ठीक है, बिहार के रहने वाले हैं। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने दिसंबर 2023 में स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखते हुए किस कंपनी के लिए BAA2 रेटिंग की पुष्टि की है? तो याद रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। क्लियर है? तो यहां पर दो बातें आपको ध्यान रखना है कि एक वैश्विक रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम क्या है? मूडीज इन्वेस्टर सर्विस। इसने दिसंबर 2023 में स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखते हुए BAA2 रेटिंग प्रदान की है। किसको? रिलायंस इंडस्ट्रीज को। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को BAA2 रेटिंग मिली है किसके द्वारा? मूडीज के द्वारा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2023 में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता है, तो उसका नाम क्या है? HDFC लाइफ। क्लियर है? ये प्रश्न एक बार और हो चुका है जिसमें आपने पढ़ा था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2023 में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है HDFC लाइफ को। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में कौन सी कंपनी भारत में रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है? तो उस कंपनी का नाम है साब। और कहाँ की है? स्वीडन की। तो याद रखेंगे, स्वीडन की साब कंपनी भारत में रक्षा परियोजना में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई। क्या नाम है? साब। कहाँ की है? स्वीडन की। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, उस वेब पोर्टल का नाम है उद्गम। तो सबसे पहली बात तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा उद्गम क्या है? तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि उद्गम एक वेब पोर्टल है। दूसरी बात, इसको लॉन्च किसने किया उद्गम वेब पोर्टल को? तो आरबीआई ने लॉन्च किया। उद्देश्य क्या था? अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए। यानी जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है, यानी डिपॉजिट हो गया बैंक में लेकिन अनक्लेम्ड है, यानी लेनदार ही नहीं कोई है, यानी गलत तरीके से पैसा जमा हो गया लेकिन अब उसको क्लेम करना है, तो किस तरह से उसको क्लेम किया जाए? इस तरह के जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है या कई अन्य माध्यम से भी ऐसे डिपॉजिट छूट जाते हैं, तो इसको अनक्लेम्ड डिपॉजिट, इसके लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है उद्गम। और ये किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CMERI यानी सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च दुर्गापुर द्वारा विकसित किस नाम के देश के पहले ई ट्रैक्टर को अगस्त 2023 में लॉन्च किया? तो याद रखिएगा, उस पहले ई ट्रैक्टर का नाम है SCIR प्रिमा ET11। ठीक है, पहली बात, उस पहले ई ट्रैक्टर का नाम एक बार और देखिए, SCIR प्रिमा PRIMA ET11। क्लियर है? SCIR प्रिमा ET11। क्लियर है? अब ये जो देश का पहला ई ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, इसको विकसित किसने किया? सबसे पहले देखिए, तो इसको विकसित किसने किया है? तो इसको विकसित किया है CMERI दुर्गापुर ने, यानी सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च दुर्गापुर द्वारा इस देश के पहले ई ट्रैक्टर को विकसित किया गया। अब ये जो देश का पहला ई ट्रैक्टर CMERI दुर्गापुर द्वारा विकसित किया गया, जिसका नाम है SCIR प्रिमा ET11, इसको लॉन्च किसने किया? कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे गए, तो लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। क्लियर है? तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, नवंबर 2023 में भारत की जीडीपी पहली बार किस स्तर पर पहुंची? तो याद रखेंगे, नवंबर 2023 में भारत की जीडीपी पहली बार $4 ट्रिलियन तक पहुंची। भारत की जीडीपी पहली बार किस स्तर तक पहुंची? $4 ट्रिलियन तक, नवंबर 2023 में। क्लियर है? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि
1 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में मेरा बिल मेरा अधिकार जीएसटी इनाम योजना की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा, ये जो मेरा बिल मेरा अधिकार जीएसटी इनाम योजना है, ये असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दमन, दीव और दादर नागर हवेली में शुरू की गई। दमन, दीव और दादर नागर हवेली, पुदुचेरी, हरियाणा, गुजरात और असम में ये मेरा बिल मेरा अधिकार जीएसटी इनाम योजना शुरू की है केंद्र सरकार के द्वारा। मेरा बिल मेरा अधिकार ये जीएसटी इनाम योजना है जो कि असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी के साथ साथ दमन, दीव और दादर नागर हवेली में शुरू की गई है। क्लियर? जीएसटी बिल देकर इसको एक पोर्टल पे अपलोड करना है, फिर उसके बाद उसमें आपका नाम आता है तो आप इनाम जीतेंगे। इस तरह की एक सेंट्रल की योजना है ताकि लोगों की ये टेंडेंसी बढ़े कि वो जब सामान परचेज करें तो दुकानदार से या संबंधित से वो जीएसटी बिल लें, ठीक है, ताकि सरकार के पास रेवेन्यू और जाए, मतलब जो जीएसटी चोरी है उसको रोका जाए। यानी नवंबर में जो $4 ट्रिलियन तक पहुंची है, सरकार का ये उद्देश्य है कि इसको और बढ़ाया जाए। क्लियर है? इसके लिए वो विशेष प्रकार की जीएसटी इनाम योजना लेकर आई जिसका नाम रखा है मेरा बिल मेरा अधिकार, और ये इन राज्यों में इसकी शुरुआत की गई है। क्लियर है? और ये शुरुआत कब हुई? 1 सितंबर 2023 को। क्लियर हो गया? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ीसा में किस नदी पर 12,000 करोड़ रुपए का अंतर्देशीय जलमार्ग स्थापित करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, ब्राह्मणी नदी पर। क्लियर है? ये जो ब्राह्मणी नदी है, ये उड़ीसा में इस नदी पर 12,000 करोड़ रुपए का अंतर्देशीय जलमार्ग स्थापित करने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। क्लियर है? देखिए, ब्राह्मणी नदी के बारे में थोड़ी बात समझ लीजिए। ब्राह्मणी नदी को लेकर उड़ीसा सरकार ने इसके ब्राह्मणी नदी डेल्टा कायाकल्प के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ भी एमओयू हस्ताक्षर किए हैं। तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखेंगे। एक तो केंद्र सरकार ने उड़ीसा में नदी पर 12,000 करोड़ रुपए का जो अंतर्देशीय जलमार्ग स्थापित करना है उसके लिए भी ब्राह्मणी नदी पर एग्रीमेंट किया। इसके साथ ही साथ उड़ीसा सरकार ने ब्राह्मणी नदी डेल्टा कायाकल्प के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ एमओयू किया। क्लियर है? इसलिए ये बात काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जरा ब्राह्मणी नदी को थोड़ा इसका बेसिक इंफॉर्मेशन भी देख लेना चाहिए। जैसे क्या क्या आप देख सकते हैं? जैसे देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए पूछा जाए कि भाई उड़ीसा की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? ब्राह्मणी, क्योंकि पहली सबसे बड़ी नदी उड़ीसा की महानदी है। क्लियर है? या फिर ये पूछ लिया जाए कि भाई ये ब्राह्मणी नदी कितने राज्यों से होकर जाती है, तो ये 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। क्लियर है? और एक बात और महत्वपूर्ण है, चूंकि डेल्टा की बात हो गई है, कि ब्राह्मणी नदी डेल्टा के अंतर्गत भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य आता है। ठीक है? तो याद रखिएगा, ब्राह्मणी नदी डेल्टा के अंतर्गत भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य आता है। क्लियर है? तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। दूसरी बात, उड़ीसा की प्रमुख नदी कौन सी है भाई? तो आपने अभी महानदी की चर्चा देख ली कि ये उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। फिर दूसरे नंबर पे आपने देखा कि महानदी उड़ीसा की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा उड़ीसा में जो प्रमुख नदी है उसमें कालिंदी आती है और वैतरणी। क्लियर है? तो ये भी नाम आप ध्यान में रखिएगा। अगला देख लीजिए, आगे पूछा जा रहा है कि पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा सितंबर 2023 में किसे वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर की A+ रेटिंग प्रदान की गई है? तो याद रखिएगा, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास साहब को शीर्ष केंद्रीय बैंकर की A+ रेटिंग प्रोवाइड की गई। किसके द्वारा की गई है? तो एक पत्रिका है जिसका नाम है ग्लोबल फाइनेंस। क्लियर है? और ये मिला है सितंबर 2023 में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 26 अगस्त 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो याद रखिएगा, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स यानी आरसीएफ, यानी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स यानी आरसीएफ को केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा 26 अगस्त 2023 को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। किसको दिया गया? राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि किस अमेरिकी कंपनी ने तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो याद रखिएगा, उस अमेरिकी कंपनी का नाम है कॉर्निंग इंक। ठीक है? तो सबसे पहली बात, ये जो कॉर्निंग इंक कंपनी है कहाँ की है? तो ये अमेरिकी कंपनी है। क्लियर है? अब ये कॉर्निंग इंक जो अमेरिकी कंपनी है ये क्या करेगी? तो ये तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करेगी। क्लियर है? यानी भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कौन करेगा? अमेरिकी कंपनी कॉर्निंग इंक। और कहां पर करेगी? तेलंगाना में। क्लियर है? स्पष्ट रूप से एक एक पॉइंट आपको बताया जा रहा है, आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे। क्लियर है? देखिए, इस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया जाता है कि आपके जो भी तथ्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वो आपसे छूटे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जापान की हिताची कंपनी की सहायक वह भारतीय कंपनी जिसने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के साथ मिलकर भारत का पहला यूपीआई एटीएम 5 सितंबर 2023 में लॉन्च किया है, तो उसका नाम है हिताची पेमेंट सर्विसेज। क्लियर है? तो याद रखिएगा, हिताची पेमेंट सर्विसेज ने
एनपीसीआई के साथ मिलकर भारत का पहला यूपीआई एटीएम 5 ये सितंबर 2023 में लॉन्च किया। यानी हिताची पेमेंट सर्विसेज को कोरिलेट करेंगे एनपीसीआई के साथ। एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये हिताची पेमेंट सर्विसेज के साथ मिलकर भारत का पहला यूपीआई एटीएम 5 सितंबर 2023 में लॉन्च किया। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि डिजिटल किराया भुगतान के लिए हाल ही में किस बैंक के साथ नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, तो याद रखेंगे डिजिटल किराया भुगतान के लिए हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड को लॉन्च किया गया है। किसके लिए? डिजिटल किराया भुगतान के लिए। तो डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया? एसबीआई ने। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि सितंबर 2023 में कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड यानी एनपीसीआई की वार्षिक बैठक के अनुसार दुनिया का सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देशों के सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत का स्थान इसमें 87वां है। क्लियर है? तो दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात यह है कि इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड की रिपोर्ट में दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूची में भारत का स्थान 87वां। क्लियर है? और ये किसके द्वारा जारी की गई? तो कनाडाई थिंक टैंक है, उसका नाम क्या है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट। तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है कि भारत दुनिया के सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देशों में 87वें स्थान पर है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि सितंबर 2023 में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत की पहली निफ्टी 500 ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा उस म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। क्लियर है? तो याद रखिएगा मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी 500 लॉन्च किया है। किसने? मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि सितंबर 2023 में वायर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट एवं कंतार द्वारा जारी कंतार ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड रिपोर्ट में किस भारतीय कंपनी को लगातार दूसरे वर्ष भारत के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के रूप में शीर्ष स्थान मिला है? तो वो नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अर्थात टीसीएस। क्लियर है? तो याद रखिएगा कांतार ब्रांड्स टॉप 75 में मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड की बात पूछे तो सीधे सीधे आप टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को नंबर 1 पर रखेंगे और ये लगातार दूसरी बार टॉप पर है। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में आईएसआर ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस किस्म को विकसित किया है? तो याद रखेंगे आईएसआर यानी भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने काली मिर्च की जिस किस्म को विकसित किया उसका नाम है चंद्रा। तो दो बातें याद रखनी है, चंद्रा किसकी किस्म है? तो काली मिर्च की एक किस्म है चंद्रा और विकसित किसने किया? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान आईएसआर ने। क्लियर है? अगला देखिए, तो चंद्रा किसकी किस्म है? काली मिर्च की। अगला पूछा जा रहा है कि 11 से 14 दिसंबर 2023 तक 27वें विश्व निवेश सम्मेलन यानी WIC का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में। तो दो बातें याद रखनी है कि विश्व निवेश सम्मेलन WIC कहाँ पर? नई दिल्ली में 2023 में। और ये किस क्रम का सम्मेलन था? तो ये 27वां विश्व निवेश सम्मेलन था नई दिल्ली में 11 से लेकर 14 दिसंबर 2023 तक। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में रेजर पे इंडिया ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस देश में शुरू किया है? तो याद रखिएगा मलेशिया में। क्लियर है? तो याद रखेंगे मलेशिया में रेजर पे इंडिया ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया। कहां पर? मलेशिया में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया गया? तो नई दिल्ली में। क्लियर है? तो याद रखेंगे 1 जुलाई से लेकर 9 जुलाई 2023 तक बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कब से कब तक? 1 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने उचित मूल्य पर पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चावल के किस किस्म के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो याद रखिएगा चावल का जो गैर बासमती सफेद चावल है इसके निर्यात पर प्रतिबंध केंद्र सरकार ने लगा दिया। गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को देश की 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला? तो याद रखिएगा अगस्त 2023 में 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को मिला। किसको मिला? ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 3 अगस्त 2023 को भारत की किस नवरत्न कंपनी को 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा मिला? तो याद रखिएगा 13वीं महारत्न कंपनी के तौर पर जिस नवरत्न कंपनी को डिसाइड किया गया वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। क्या नाम है? ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो कि एक नवरत्न कंपनी थी। इसको 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा मिला। कब मिला? 3 अगस्त 2023 को।
देखिए, लास्ट में जितनी भी महारत्न और नवरत्न कंपनियों की लिस्टिंग है, जब हम लोग इसके डिटेल पार्ट में चलेंगे, तो वहाँ पर एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी आप अलग-अलग जगहों पर इसके क्रम को देख रहे हैं, तो अभी आप इस तरह देख लीजिए। फिर एक जगह जब हम लोग इसकी डिटेलिंग करेंगे, तो वहाँ पर स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि सारी कंपनियों की लिस्टिंग एक जगह होगी। क्लियर है? अगला देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत ने 11 जुलाई 2023 से अपने किस पड़ोसी देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ। तो याद रखेंगे भारत ने बांग्लादेश के साथ 11 जुलाई 2023 में देश में रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है। क्लियर है? यानी अब भारत बांग्लादेश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार करेगा और ये शुरुआत हुई है 11 जुलाई 2023 से। क्लियर है? अगला देखिए। पूछा जा रहा है कि जुलाई 2023 में कौन सी भारतीय बैंक दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन गई है? तो वो है एचडीएफसी बैंक। याद रखेंगे जुलाई 2023 में एचडीएफसी बैंक, जो कि एक भारतीय बैंक है, और ये दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन गई है एचडीएफसी बैंक। याद रखिएगा। क्लियर है? ये आर्थिक घटनाक्रम का जो वन लाइनर पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। अगला जो सेक्शन है वो है पुरस्कार से संबंधित। कल की क्लास में हम लोग पुरस्कार और खेल इन दोनों पार्ट के वन लाइनर पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे, और कल की क्लास में आपका ये जो नया घटनासार का अंक आया है, इसके वन लाइनर पार्ट को कल कंप्लीट करा दिया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग डिटेल पार्ट पर चलेंगे। क्लियर है? नववर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको वो शक्ति प्रदान करे जो आपने ये टारगेट बनाया है कि इस वर्ष में हमको ये पद अचीव करना है, उसमें इतनी शक्ति आपको प्रदान करे ताकि उस लेवल की आप मेहनत कर सकें और आप उस पद को प्राप्त कर सकें। इसी शुभकामना के साथ आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं। कल की क्लास में फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।